चलिए तो आज समझते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स हैं। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस या कई बार शॉर्ट नोट की फॉर्म में भी इसमें से काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिशंस की प्रोसेस पूरी जो होती है उसके अंदर इंटरफियरेंस करती है ये ड्रग्स। तो अगर समझे कि ये मान लीजिए कि ये mRNA है, अब इसके ऊपर क्या होता है कि रिबोसोमल आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसके दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है 30S सब यूनिट और एक होता है 50S सब यूनिट। अभी टेट्रासाइक्लिन कहाँ पे बाइंड होता है? टेट्रासाइक्लिन जैसे यहाँ पे लिखा है बाइंड्स टू 30S रिबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होता है। अब यहाँ पे दो साइट होती है, एक होता है टी साइट और एक होता है ए साइट। तो जो ए साइट होते हैं जिसे एक्सेप्टर साइट्स भी कहा जाता है, यहाँ पे जो टी आरएनए है जिसे ट्रांसफ़र आरएनए भी कहा जाता है, वो एक अमीनो एसिड लेके आता है और यहाँ पे जो एक्सेप्टर साइट है वहाँ पे पहले बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये बैठता है एक अमीनो एसिड लेके आने वाला टीआरएनए। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है इसे इनहिबिट करता है कि ये जो टीआरएनए एक्सेप्टर साइट के ऊपर बाइंड होता है इस स्टेज में ये ब्लॉक करता है, और जिसकी वजह से आगे का जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं चल पाता, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर इनहिबिट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन नटशेल कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको ये ड्रग इनहिबिट करती है। किस प्रकार से इनहिबिट करती है? तो जो जैसे हमने बात की कि एक्सेप्टर साइट के ऊपर टीआरएनए नहीं बाइंड हो सकता, और किस सब यूनिट पे बाइंड करता है? 30S रिबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड होकर काम करता है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी जो टेट्रासाइक्लिन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से अलग अलग ड्रग्स आती हैं। तो पहले बात करते हैं जो कन्वेंशनल टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऐसी ड्रग्स ग्रुप है। उसके बाद डेमेक्लोसाइक्लिन और लिमेसाइक्लिन है, और उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन है। तो इस प्रकार से कुछ टेट्रासाइक्लिन है जो सब साइक्लिन से एंड हो रही है। कुछ नई ड्रग्स भी है, इरावासाइक्लिन, ओमाडासाइक्लिन, सेरेसाइक्लिन, ये कुछ नई मेडिकेशंस हैं, लेकिन ये कुछ कन्वेंशनल मेडिकेशंस हैं, आप याद रख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले अब्जॉर्प्शंस के साथ। फार्माकोकाइनेटिक में जैसे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हैं तो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन्स को कभी भी फूड्स के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि फूड उसका जो अब्जॉर्प्शन है उसमें ये इंटरफियरेंस करता है। तो फूड्स के साथ टेट्रासाइक्लिन न दे, गैप रखिए 40 to 45 मिनट्स का। दूसरी बात, अगर प्रेग्नेंट फीमेल को दिया जाए तो टेट्रासाइक्लिन प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए टेट्रासाइक्लिन जो है वो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड मेडिकेशंस हैं। जबकि हर एक टेट्रासाइक्लिन एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाती है। क्या है एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन? शायद आप जानते ही होंगे कि उसमें क्या होता है कि लीवर में से जो ड्रग जीआईटी के अंदर से अब्जॉर्ब होकर फिर से लीवर के अंदर चली जाती है। तो एंटेरो मीन्स की जीआईटी, हिपेटिक मीन्स की लीवर के अंदर चली जाती है, फिर से वो रिलीज होती है। तो इस प्रकार से ऐसा एक साइकिल चलता रहता है अब्जॉर्प्शन का, एंट्रो अब्जॉर्प्शन से, उसके बाद लीवर में जाके फिर से बाइल के थ्रू रिलीज़ होना, तो जिसे एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जिससे इसका थोड़ा हाफ लाइफ बढ़ता है, लॉन्गर टाइम तक रहती है। तो ऐसे कुछ ड्रग्स आप याद रख सकते हैं, एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाती है। मुझे याद है तब तक इरिथ्रोमाइसिन एक मेडिकेशंस हैं जो भी एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाती है। एम्पिसिलिन एक मेडिकेशन है वो भी इसके अंदर जाती है। ओसी पिल्स जो होती है प्रेगनेंसी प्रिवेंशंस के लिए, वो भी एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टेट्रासाइक्लिन्स भी एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशंस में जाती है। ठीक है, अगर एक्सक्रीशंस की बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन यूजुअली तो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन याद रख सकते हैं, दैट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये कई बार पूछ रहे हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन, ये एमसीक्यू कई बार पूछते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन ही एकमात्र ऐसी टेट्रासाइक्लिन है जो यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन फीसिस में एक्सक्रीट होती है, इसीलिए रीनल फेलियर के अंदर ही यूज़ की जाती है। तो कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन एक है जो रीनल फेलियर में यूज़ की जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन जो है उसका हाफ लाइफ जो है वो अदर टेट्रासाइक्लिन के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। तो हाफ लाइफ के फॉर्म में भी डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन है
थोड़ी लॉन्गर एक्टिंग मेडिकेशंस हैं। यूजेस देखते हैं। यूजुअली एटिपिकल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके अंदर ये टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाती है। टेट्रासाइक्लिन एज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में बहुत ही फेमस है। तो उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिसे जैसे लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरम हो गए या फिर ग्रेन्युलोमा इंग्वेनाले हो गए, तो उसके अंदर ये इफेक्टिव है। एटिपिकल न्यूमोनिया क्लेमाइडिया जैसे ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसमें वैसे तो एजिथ्रोमाइसिन भी प्रीफर की जाती है, क्योंकि अगेन एजिथ्रोमाइसिन भी ग्रुप एटिपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स के सामने इफेक्टिव है। कोलेरा के अंदर काफ़ी इफेक्टिव है। प्लेग की प्रोफाइलैक्सिस में इफेक्टिव होता है। ट्रीटमेंट की अगर प्लेग की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड स्टेप्टोमाइसिन यूज़ होता है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिकेशन यूज़ होते हैं। ब्रूसेलोसिस में अगेन रिफाम्पिसिन के साथ ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है। ये बहुत स्पेसिफिक यूजेस हैं, तो इसलिए एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं। अगेन ये ड्रग्स एटिपिकल इन्फेक्शंस जैसे हो गया रिलैप्सिंग फीवर, रिकेट्शियल इन्फेक्शन, क्लैमाइडियल इन्फेक्शंस, लाइम्स डिसीज, तो ऐसे एटिपिकल इन्फेक्शंस में भी ये यूज़ की जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो यूजुअल कोई इन्फेक्शंस यहाँ पे नहीं है। मोस्टली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और एटिपिकल इन्फेक्शंस के अंदर प्लेग प्रोफाइलैक्सिस के अंदर यूज़ की जाती है। दूसरी स्पेसिफिक जो है एमसीक्यू में फॉर्म में पूछी जाती है वो है मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन स्पेसिफिकली मेनिंगोकोकल जो कैरियर स्टेट होते हैं, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें यूज़ की जाती है। मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ की जाती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन क्विनिन के साथ कई बार यूज़ की जाती है, मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ की जाती है। अमीबियल इन्फेक्शंस के अंदर भी यूज़ की जाती है। एक बहुत अलग से अगेन एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, ये है डेमिक्लोसाइक्लिन का। क्या होता है डेमिक्लोसाइक्लिन देने से? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशंस में ये यूज़ होती है। सो डेमिक्लोसाइक्लिन इज़ यूज्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेमिक्लोसाइक्लिन इज़ यूज्ड इन इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशंस है, तो एसआईएडीएच जिसे भी कहते हैं, तो एसआईएडीएच में डेमिक्लोसाइक्लिन यूज़ की जाती है। एसआईएडीएच में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडीएच का सिक्रीशंस हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का, तो डेमिक्लोसाइक्लिन उसमें यूज़ होता है और वो एसआईएडीएच को कम करता है। तो इस प्रकार से एक एडिशनल स्पेसिफिक यूज़ भी है। सेकेंडरी इधर के फॉर्म में क्लैमाइडियल, सिफिलिस और इवन गोनोरिया में भी यूज़ की जाती है। तो अगेन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी कवर होते हैं। अगेन बहुत स्पेसिफिक यूज़ है एक लेप्रेसी के अंदर, मीनोसाइक्लिन एक यूज़ होते हैं रजाइम के अंदर, और एच पाइलोरी इन्फेक्शंस, एच पाइलोरी इन्फेक्शन से जो पेप्टिक अल्सर होते हैं उसमें भी टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाती है। तो अगर आप इसके यूजेस देखेंगे तो काफ़ी स्पेसिफिक यूजेस हैं जिसमें आपको याद रखना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल है और जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे पैथोजेनिक बैक्टीरिया गट के अंदर काफ़ी स्प्रेड होते हैं और जिससे सुपर इन्फेक्शंस और डायरिया हो सकता है। इट कैन लीड टू स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एज वेल। प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्यों? क्योंकि उससे वो फीटल को डैमेज करती है। किस प्रकार से फीटल डैमेज करती है? फीटस की बोन को डैमेज करती है, फीटल ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है, फीटल के टूथ या एनिमल को भी डैमेज करती है। तो 8 साल से कम बच्चों के अंदर भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, उससे भी डेंटिशन की रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ इससे होती है। तो 8 साल के छोटे बच्चे में भी नहीं देना है, प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं देना है। अगेन बहुत ही स्पेसिफिक एमसीक्यू इसके अंदर से पूछते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ फेंकोनी सिंड्रोम। फेंकोनी सिंड्रोम क्या है? फेंकोनी सिंड्रोम एक प्रकार का किडनी डैमेज है। वो किडनी डैमेज होता है ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से। और क्यों होता है? जब भी आप आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हो तो यूज़ होता है, तो सॉरी होता है आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने से किडनी डैमेज होता है, और जिसकी वजह से इवेंचुअली इट मे लीड टू एक्यूट रीनल फेलियर, और जिसे फेंकोनी सिंड्रोम भी कहा जाता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की दूसरी बात करें तो फोटोसेंसिटिविटी बहुत ही कॉमन है विथ डेमेक्लोसाइक्लिन। सो डेमेक्लोसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन से फोटोटॉक्सिसिटी कॉमन है। डेमेक्लोसाइक्लिन अच्छे से यूज़ होती है। क्या डेमेक्लोसाइक्लिन की अगर बात निकली है तो वहाँ वो भी डिस्कस कर देते हैं कि उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसा स्टेट क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि एडीएच एंटागोनिस्टिक एक्शन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं होगा, मीन्स कि ज़्यादा डायूरेसिस होगा, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसा स्टेट होता है। तो इससे डेमिक्लोसाइक्लिन यूज़ होता है एसआईएडीएच में। ये आप याद रखें, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेमिक्लोसाइक्लिन है वो यूज़ होता है एसआईएडीएच में, ठीक है, और उससे जो एडीआर होता है वो एडीआर होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि वो एडीएच का सिक्रीशन है वो
कम करता है। मीनोसाइक्लिन जैसे हमने बात की मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट में यूज़ होता है, उससे भी बहुत स्पेसिफिक वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, ईयर में डैमेज होता है। और टेट्रासाइक्लिन के पास एंटी एनाबॉलिक मीन्स के थोड़ी बहुत कैटाबॉलिक इफेक्ट्स भी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। जैसे बात की कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशंस हैं। अभी किस प्रकार से इसके सामने बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो बैक्टीरिया एक इफ्लक्स पंप डेवलप करता है और जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन अंदर आई हुई होती है, सेल के अंदर जो आई हुई होती है टेट्रासाइक्लिन, वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये इफ्लक्स पंप की मदद से वो बाहर फेंक देते हैं और जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। टिगिल साइक्लिन एक नई मेडिकेशंस आई है, न्यू ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, जिसे ग्लाइकल साइक्लिन्स भी कहते हैं। मैकेनिज्म टेट्रासाइक्लिन के जैसा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मोर रेजिस्टेंस देन द टेट्रासाइक्लिन एंड टू द इफ्लक्स पंप की जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जिससे बैक्टीरिया जो टेट्रासाइक्लिन को इनफेक्टिव बनाते थे, उससे थोड़ा ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसीलिए ये एज अ रिजर्व ड्रग यूज़ होती है। सीरियस इन्फेक्शन स्पेशली स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर्स के अराउंड इन्फेक्शंस होते हैं या फिर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसमें ये यूज़ की जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिकेशंस हैं तो काफ़ी सारे, ऑब्वियसली टेट्रासाइक्लिन के जो है वो तो कवर ही है। इसके अलावा मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफ ओरियस हो गए या फिर वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टैफ ओरियस हो गए, इवन एनारोब्स हो गए, माइकोबैक्टीरियाज हो गए, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया के प्रति इफेक्टिव है। इसीलिए ये थोड़ी बहुत एज अ रिजर्व रखी जाती है, जबकि प्रोटियस स्यूडोमोनास के सामने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आईवी दी जाती है, मोस्टली बाइल से एक्सक्रीट होती है, तो इसीलिए रीनल फेलियर के अंदर भी आप दे सकते हैं, चिंताजनक चीज़ नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्यूडोमोनास और प्रोटियस इन्फेक्शंस के अलावा ऑलमोस्ट सभी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एनारोब के सामने भी ये इफेक्टिव है। चलिए तो अभी डिस्कशंस करते हैं एक और एंटीमाइक्रोबियल ग्रुप के बारे में, जिसमें ड्रग है क्लोरामफेनिकोल। ये एक पुरानी ड्रग है, वैसे तो अभी ये ड्रग यूज़ नहीं होती है, ऑलमोस्ट किसी भी कंडीशंस में लगभग ना के बराबर ही यूज़ होती है, क्योंकि ये काफ़ी इससे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है और सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो हम लोग बाद में देखेंगे। स्पेशली बोन मैरो सप्रेशन जैसी सीरियस सिचुएशंस होती है, इसलिए ब्लड काउंट पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके बिहाफ में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल है वो समझना ज़रूरी है। क्यों ये ड्रग यूजुअली चली गई वो भी जानना एक ज़रूरी है। वैसे ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग हुआ करती थी, तो देखते हैं उसके बारे में। तो पहले समझते हैं कैसे ये काम करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अगर जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में भी बात की थी कि ये ड्रग जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिशन करती है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो बंद करती है, जिसकी वजह से आगे का डेवलपमेंट, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता है। टेट्रासाइक्लिन 30S रिबोसोमल सब यूनिट पे काम करती थी, ये 50S रिबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होकर काम करती है। जैसे हमने बात की थी वहाँ पे भी दिखा है कि mRNA का ये स्ट्रक्चर है, एक रिबोसोमल RNA होता है, उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक होते हैं 30S सब यूनिट और दूसरा होता है 50S सब यूनिट। यहाँ पे एक पी साइट होती है जिसके ऊपर नेशन पेप्टाइड चेन जो है ऑलरेडी होती है, और यहाँ पे एक होती है ए साइट होती है जहाँ पे नया tRNA होता है, वो एक अमीनो एसिड लेके आता है, जिस तक हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं कि ये जो नया tRNA है, वो जो नया अमीनो एसिड लेके आता है, वहाँ पे वो इनहिबिट करता था टेट्रासाइक्लिन, जो हमने ऑलरेडी देखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर साइट के ऊपर ये जो tRNA है वो नए अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेसेंट पेप्टाइड चेन है, मीन्स की ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन है, वो ये जो नया अमीनो एसिड है उसके साथ एक बॉन्ड बनाती है, और जिसकी वजह से ये जो पूरी पेप्टाइड चेन है अब ये यहाँ पे चली जाती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे उसने बॉन्ड बना दिया, नए अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना दिया, और वो बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करता है एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है नए जो अमीनो एसिड के साथ पुरानी अमीनो एसिड चेंज को बाइंड करने का। तो ये जो प्रोसेस है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज डिपेंडेंट होती है, और ये जो क्लोरामफेनिकोल जो हमारी ड्रग है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ऐसी पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन नहीं हो पाती और आगे के स्टेप जो है वो बंद हो जाते हैं, और जिसकी मदद से प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन होता है। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ याद रखें, अगेन एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाने वाली मेडिकेशन है, तो अगेन उस लिस्ट में आप इसे ऐड कीजिए। हिपेटिक ग्लूक्यूरनाइडेशन होता है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। ये जो ड्रग्स है क्लोरामफेनिकोल इनएक्टिवेट होती है और मेटाबोलाइज होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूक्यूरनाइडेशन।
बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिकेशन होती है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एनारोब के सामने भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं। इसका रेजिस्टेंस डेवलप होने का रीज़न था इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। कुछ एंजाइम्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते थे, जैसे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस में क्या मैकेनिज्म थी, हमने देखा था कि इफ्लक्स पंप होते हैं जो ड्रग को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पे इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से जो ड्रग है वो डैमेज होती है, जिस प्रकार से पेनिसिलिन में होता है। जैसे बात की कि एनारोबिक के सामने भी ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है, और एक ज़माने में एंट्रिक फीवर में, टाइफॉइड फीवर में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस भी यूज़ होती थी। लेकिन जैसे हमने बात की कि कई सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस उसके साथ एसोसिएटेड थे, और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ एसोसिएटेड था वो है बोन मैरो सप्रेशन। इससे बोन मैरो सप्रेशन होना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ कम हो जाता था। इसीलिए ब्लड प्रोफाइल करना, अगर कोई एंटीबायोटिक चल रही है सेम, तो ब्लड प्रोफाइल करना पेशेंट का बहुत ज़रूरी था। दूसरा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से, जैसे टेट्रासाइक्लिन में भी ये चीज़ था कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारे जीआईटी में थे वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, और जिससे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसे सुपर इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, जिससे डायरिया प्राइमरी सिम्टम के तौर पर हमको देखा जाता है। लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ ये करता है वो है ग्रे बेबी सिंड्रोम। बहुत ही स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कई बार एमसीक्यू में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ऐसी ड्रग्स देने से, अगर कुछ नया बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसमें ऐसी ड्रग्स दी जाए तो उससे ग्रेस डिस्कलरेशन ऑफ बेबी होता है। क्या होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम की, नए बच्चों में जो हिपेटिक ग्लूक्यूरोनाइडेशंस के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं, प्रीमच्योर होते हैं, तो जिसकी वजह से क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से साइनोसिस होना, ग्रेस डिस्कलरेशन होना स्किन का, वॉमिटिंग होना, और रेस्पिरेटरी रेट इनिशियली बहुत बढ़ जाना, तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स होना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन थी, स्पेशली देखी गई अगर प्रीमेच्योर बच्चों में अगर ये ड्रग्स दी जाए तो उसे कलेक्टिवली कहा गया कि ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रेइस साइनोसिस जो स्किन कलर होता है, जिसकी वजह से इसे ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो बहुत स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्लोरामफेनिकोल के। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।